तो लास्ट टॉपिक में आपने जो पढ़ा था वो ईसोफेगस तक का पार्ट था। डाइजेशन हम टॉपिक पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा कि सबसे पहले फूड जो है वो माउथ में जाता है, माउथ से वो ईसोफेगस में ट्रेवल करता है, ईसोफेगस के बाद वो स्टमक में, स्टमक के बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में पढ़ रहे थे। और इसी में हमने माउथ में क्या होता है फूड के साथ, ईसोफेगस में फूड के साथ क्या होता है ये पढ़ लिया है। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि स्टमक में जब फूड होता है तो उसके ऊपर किस तरह से डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो एक्ट करता है। तो देखते हैं डाइजेशन इन स्टमक किस तरह से होता है। तो डाइजेशन इन स्टमक पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात रिपीट कर दूं कि फूड स्टमक में जो है इट कम्स फ्रॉम ईसोफेगस। ये ईसोफेगस से आता है। ईसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। आपको याद होगा मैंने पेरिस्टाल्सिस के बारे में बताया था, आपको अगर याद हो तो। पेरिस्टाल्सिस हमने पढ़ा था, पेरिस्टाल्सिस के बारे में हमने पढ़ा था और मैंने आपको बताया था ये बेसिकली क्या होता है। ईसोफेगस जो है उसके केस में क्या होता है, द वॉल कंट्रैक्ट्स एंड एक्सपैंड्स, कंट्रैक्ट्स एंड एक्सपैंड्स, एंड ये प्रोसेस चलता रहता है। The contraction and expansion movement of the walls of food pipe, this is known as peristaltic movement, or the phenomena is known as peristalsis. तो स्टमक में फूड के साथ क्या होने वाला है वो हम डिस्कस करने लगे हैं। तो स्टमक में क्या होता है, स्टमक जो है सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इट सिक्रीट्स गैस्ट्रिक ज्यूसेस। ओके, द स्टमक वॉल्स सिक्रीट गैस्ट्रिक जूसेस। ये गैस्ट्रिक जूसेस जो हैं वो किससे बने होते हैं मैं आपको बता दूं। ये बेसिकली इसमें होता है HCl, ओके, दूसरा होता है पेप्सिन, और तीसरी चीज जो है वो है म्यूकस। आप देखेंगे म्यूकस जो है हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में मौजूद होगा और डाइजेशन में बहुत सारी जगहों पर इसका अपना एक रोल होगा। डायरेक्टली तो डाइजेशन में कहीं पर भी इसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, लेकिन अक्सर कहीं पर भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, लेकिन फिर भी इसका अपना एक रोल जो है वो हर जगह पर है। तो हम देखेंगे म्यूकस के बारे में। म्यूकस के बारे में मैं एक और चीज़ बता दूं, जो ईसोफेगस में है वो फूड स्लिप करता है क्योंकि वहाँ पर भी म्यूकस जो है थोड़ा सा मौजूद होता है, जिसके कारण वो लुब्रिकेंट की तरह काम करता है और स्लिप करते हुए फूड जो है नीचे स्टमक तक पहुंच जाता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं सबसे पहले HCl की। ओके, HCl का क्या रोल है, पेप्सिन का क्या रोल है, म्यूकस का क्या रोल है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, HCl की प्रेजेंस के कारण ये गैस्ट्रिक जूसेस जो हैं, गैस्ट्रिक जूसेस की नेचर कैसी है, ये एसिडिक नेचर है। कैसा नेचर है, ये एसिडिक नेचर है गैस्ट्रिक जूसेस का, आपको याद रखना है। और एक और खास बात है स्टमक की कि प्रोटीन डाइजेशन जो है बिगिंस इन स्टमक, ये स्टमक में ही शुरू होती है। ठीक है जी। तो दो खास बातें जो मैंने आपको बताई, एक गैस्ट्रिक जूसेस एसिडिक होती है और दूसरा प्रोटीन की डाइजेशन जो है वो कहां पर शुरू होता है, इट स्टार्ट्स इन स्टमक। अब गैस्ट्रिक जूसेस क्यों एसिडिक होती हैं उसका रीजन तो ये है HCl जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, उसका बहुत रोल है यहां पर डाइजेशन में, स्टमक में डाइजेशन में बहुत ज़्यादा इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, और मैं आपको बता दूं HCl का सबसे पहला काम क्या होता है, इट कन्वर्ट्स, ये ध्यान में रखेंगे, पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन एक एंजाइम है जो पैसिव स्टेट में होता है और उसका एक्टिव फॉर्म जो है वो पेप्सिन है। मतलब पेप्सिन जो है पेप्सिनोजन से ही बनता है और पेप्सिनोजन को एक्टिवेट होकर पेप्सिन बनने के लिए एसिडिक मीडियम की जरूरत होती है। और वो एसिडिक मीडियम कौन प्रोवाइड करता है, वो HCl का काम होता है वो एसिडिक मीडियम जो है वो प्रोवाइड करना। सो HCl क्या करता है, HCl जो है गैस्ट्रिक जूसेस को एसिडिक बनाता है और एसिडिक बनाने के कारण क्या होता है, पेप्सिन जो है वो काम करना शुरू करता है। और पेप्सिन कैसे काम करना शुरू करता है, उस एसिडिक मीडियम में
पेप्सिनोजन नाम का जो एंजाइम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और एक्टिवेट होकर वो पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। ओके, फिर मैं बताऊंगा पेप्सिन किस तरह से इंपॉर्टेंट है, लेकिन चलते हैं। ओके, HCl it converts, it activates, in fact I must say it activates pepsinogen and it becomes pepsin, activates pepsinogen to pepsin। तो दूसरी बात क्या है, दूसरी खास बात, ये पहली बात है, HCl जो है वो क्या करता है, converts enzyme pepsinogen into its active form which is pepsin। ओके, चलते हैं थोड़ा सा आगे। it kills हार्मफुल पैथोजन, एसिड है। और कभी कभी क्या होता है, फूड के साथ कुछ हार्मफुल पैथोजेंस भी जो है हमारे बॉडी में एंटर कर जाते हैं। हालांकि सलाइवा जो है वो कई पैथोजेंस को ख़त्म करने में हेल्प करता है, लेकिन उतना असरदार नहीं होता, वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं होता है। तो बहुत सारे पैथोजेंस जो है, बहुत सारे क्या मैक्सिमम पैथोजन जो अगर फूड में होंगे भी तो वो आगे फॉरवर्ड हो जाते हैं, और जब वो आगे फॉरवर्ड हो जाते हैं तो उन पर काम करता है स्टमक के अंदर मौजूद HCl, और इस तरह से वो पैथोजेंस को ख़त्म कर देता है। ठीक है, लेकिन फिर भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं होते। मैं आपको बताऊं, एसिडिक मीडियम को जो रेजिस्ट कर जाते हैं वो आगे फॉरवर्ड हो जाते हैं। खैर, अभी जो हम बात कर रहे हैं वो गैस्ट्रिक जूसेस के बारे में बात कर रहे हैं। गैस्ट्रिक जूसेस 3 चीज़ों से बना हुआ है, HCl और कुछ एंजाइम्स और म्यूकस। ओके, HCl जो है इट कन्वर्ट्स पेप्सिनोजन, आप बोले कन्वर्ट्स की जगह जो हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं एक्टिवेट्स, इट एक्टिवेट्स पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन। ओके, पेप्सिनोजन को एक्टिव स्टेट में ला देता है, जिसको हम पेप्सिन कहते हैं, उस स्टेट में। ओके, इसके अलावा HCl का काम होता है इट किल्स हार्मफुल पैथोजन, ये हार्मफुल पैथोजन को ख़त्म करने में भी हेल्प करता है। अब दूसरी बात जो है वो है पेप्सिन के बारे में। पेप्सिन क्या है? इट इज़ वन ऑफ द मेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये इट इज़ वन ऑफ द मेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, उनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव एंजाइम है। और इसी के कारण क्या होता है, प्रोटीन की डाइजेशन जो है हमारी बॉडी में शुरू होती है। इट एक्ट्स ऑन प्रोटीन टू ब्रेक into smaller amino acids। ठीक है जी, ये क्या करता है, ये एक्ट करता है किसके ऊपर? इट एक्ट्स ऑन प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स के ऊपर एक्ट करता है। इट एक्ट्स ऑन प्रोटीन्स और उनको किस में कन्वर्ट कर देता है? अमीनो एसिड्स में। ठीक है जी, मैं रिपीट कर देता हूं एक बार फिर से। डाइजेशन स्टमक हम पढ़ रहे हैं, गैस्ट्रिक जूसेस के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। HCl हमने पढ़ा, इट एक्टिवेट्स पेप्सिनोजन टू पेप्सिन, एंड दैट पेप्सिन इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। इट एक्ट्स ऑन प्रोटीन्स टू ब्रेक इट इनटू स्मॉलर अमीनो एसिड्स। और HCl के लिए एक पॉइंट रह गया, इट किल्स हार्मफुल पैथोजन। आगे हम बात करते हैं म्यूकस की। अब इतना डेंजरस एसिड है HCl, इट इज हाईली कोरोसिव इन नेचर। तो HCl की प्रोडक्शन जो है स्टमक के इंटरनल लाइनिंग को डैमेज कर सकती है, लेकिन उस डैमेज से बचाने के लिए नेचर ने हमारी बॉडी को म्यूकस प्रोवाइड किया हुआ है। ये म्यूकस जो है, ये जितना भी फूड जो होता है, ये जाकर जैसे ही स्टमक में एंटर करता है तो म्यूकस इसको कवर कर देता है। ओके, ये म्यूकस की कवरिंग में आ जाता है। और म्यूकस का रोल क्या हो जाता है यहां पर मैं आपको बता दूं, इट प्रोटेक्ट्स स्टमक वॉल्स। ये स्टमक वॉल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। और किससे प्रोटेक्ट करते हैं? हाईली क्रोसिव एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ये प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरी बात, ये लुब्रिकेंट की तरह भी काम करते हैं, लुब्रिकेट्स फूड मासेस, ये फूड मासेस को लुब्रिकेट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है जी, तो म्यूकस जो है इसका रोल देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। HCl जो स्टमक के वॉल्स में मौजूद ग्लैंड्स जो हैं वो HCl सिक्रीट करते हैं, और वहाँ पर जो HCl सिक्रीट होता है वो हाईली कोरोसिव नेचर का होता है। उस कोरोसिव नेचर के कारण वो
स्टमक की इंटरनल लाइनिंग को डैमेज कर सकता है, अल्सर्स हो सकते हैं, लेकिन उनको बचाने के लिए हमारी बॉडी में म्यूकस जो है वो बनता है स्टमक के अंदर, जो क्या करता है, स्टमक वॉल को प्रोटेक्ट करता है हाईली कोरोसिव एसिड से, HCl से, और इसके अलावा क्या करता है, फूड मासेस को लुब्रिकेट करने का काम भी इसी का होता है। तो फूड मासेस जो हैं वो लुब्रिकेट भी इसी तरह से होते हैं। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग है, और वो है जो ये फूड मासेस जिसके बारे में हमने अभी भी पढ़ा, ठीक है, अभी आने वाले टाइम में आपने दो टर्म्स के बारे में पढ़ना है। एक को हम बोलते हैं कायम और एक को हम बोलते हैं कायल, ठीक है जी। ये जो बोलस फॉर्म में फूड जो है वो ईसोफेगस से ट्रेवल करते हुए स्टमक में एंटर किया था, गैस्ट्रिक जूसेस के साथ मिक्स हुआ, तो वो किसकी फॉर्मेशन कर रहा है, कायम की फॉर्मेशन कर रहा है। कायल के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी मैं बता रहा हूं किसके बारे में, कायम के बारे में। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने दो वर्ड्स इकट्ठे लिख दिए हैं ताकि आपको पता लग जाए कि ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है, कायम और कायल। कायम जो है ये वो फूड मास है जो बेसिकली स्टमक में मौजूद होता है डाइजेशन के लिए, ठीक है, डाइजेशन हो रही होती है और स्टमक में मौजूद होता है ये फूड। ये ईसोफेगस से ट्रेवल करके बोलस फॉर्म में स्टमक में एंटर करता है और गैस्ट्रिक जूसेस उसके साथ मिक्स होती हैं और किसकी फॉर्मेशन होती है, कायम की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो अभी अभी हमने पढ़ा किसके बारे में, डाइजेशन इन स्टमक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है उस फूड का जो ट्रेवल कर रहा है इस समय। तो स्टमक में उसके ऊपर गैस्ट्रिक जूसेस एक्ट करते हैं। गैस्ट्रिक जूसेस तीन टाइप के होते हैं, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। गैस्ट्रिक जूसेस तीन चीज़ों से बने हैं, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। HCl जो है इट कन्वर्ट्स, इसका फंक्शन क्या होता है, इट किल्स हार्मफुल पैथोजन एंड एक्टिवेट्स पेप्सिनोजन टू पेप्सिन। पेप्सिन का काम क्या होता है, पेप्सिन जो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन। ये इनिशिएट होता है, यहाँ पर प्रोटीन की डाइजेशन इनिशिएट होती है, तो एक्ट्स ऑन प्रोटीन्स टू ब्रेक इनटू स्मॉलर अमीनो एसिड्स, ओके। इसके अलावा पेप्सिन जो है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। इसके बाद म्यूकस की बात करते हैं। म्यूकस जो है, अगर यहाँ पर HCl रिलीज हुआ है तो HCl से हमारे स्टमक को बचाने के लिए भी कुछ होना चाहिए, तो वो चीज़ क्या है, म्यूकस, जो हमारे स्टमक वॉल्स को HCl की कोरोसिव नेचर से बचा कर रखती है, तो प्रोटेक्ट्स स्टमक वॉल्स। इसके अलावा म्यूकस आपको पता होना चाहिए कि ये लुब्रिकेंट की तरह काम करता है एंड लुब्रिकेट्स फूड मासेस। तो अब तक आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा था माउथ से ईसोफेगस, ईसोफेगस से स्टमक, ये फूड की जर्नी है। पहले वो माउथ में है, माउथ में उस पर जो भी प्रोसेसेस होते हैं वो हमने डिटेल में पढ़ ली हैं, मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगा दोबारा से। अब माउथ से हम फूड जो है ईसोफेगस में गया, ईसोफेगस में क्या हुआ उसके साथ, फिर उसके बाद स्टमक में गया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, कि फूड का स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है। लेकिन फूड का स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा उसको पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें पढ़नी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए स्मॉल इंटेस्टाइन एक्चुअली है क्या है, ये क्या है। तो मैं आपको बता दूं, एलिमेंट्री कैनाल का ये लार्जेस्ट पार्ट है। दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल है, इसका ये लार्जेस्ट पार्ट है। इसका मैं साइज बता देता हूँ, ये 6.5 मीटर के करीब होता है। एक एडल्ट में, एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में, एडल्ट मैन में स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ जो है वो 6.5 मीटर होती है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन है, इतनी ज़्यादा लेंथ होने के बावजूद भी वी कॉल इट स्मॉल इंटेस्टाइन। उसका रीज़न होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो बेसिकली बहुत नैरो होता है, ओके। स्मॉल इंटेस्टाइन इज वेरी नैरो एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज स्मॉल इंटेस्टाइन। इसलिए नहीं कि इसकी लेंथ जो है वो कम है इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, ऐसा नहीं है। लेंथ इसकी बहुत ज़्यादा है, 6.5 मीटर के करीब है, लेकिन इसकी विड्थ जो है बहुत कम होती है, इसकी ये बहुत नैरो होती है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज
इट इज़ नोन एज स्मॉल इंटेस्टाइन। एक और ख़ास बात मैं आपको बता दूं, ये हमारी बॉडी में कॉइल की फॉर्म में होती है, ठीक है, कॉइल इन आवर बेली। हमारे शरीर में इट इज़ अरेंज्ड इन कॉइल इन बेली, इट इज़ अरेंज्ड एज कॉइल इन बेली। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? ये लार्जेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। इट इज़ अबाउट 6.5 मीटर लॉन्ग and it is very narrow, that is why it is known as small intestine. And एक और बात, it is arranged as coil in belly, ये हमारे पेट में coil की फॉर्म में मौजूद होती है। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ आप इसके बारे में बता देता हूँ, और वो ये है किस तरह का फूड जो है, लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन depends on the nature of food of the organism. For example, let us take an example. आपको मैं बताऊं एक चीज़, और वो ये है, जैसे हर्बीवोर्स हैं। हर्बीवोर्स जो हैं वो जैसे घास खाते हैं, पत्ते खाते हैं, तो ग्रास हो गया या लीव्स हो गए, दे आर वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, ठीक है। व्हाई? बिकॉज दे कंटेन सेलुलोज, ठीक है। सेलुलोज को डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं आपको बता रहा था, लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द फूड ऑफ द कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर हर्बीवोर्स है, तो ये बहुत लॉन्ग होगा, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ बहुत ज़्यादा होगी। उसका रीज़न क्या है? हर्बीवोर्स जो है वो लीव्स खाते हैं, ग्रास खाते हैं, और ये किससे बने होते हैं? सेलुलोज से। सेलुलोज इज नॉट ईजी टू डाइजेस्ट, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। दैट मीन्स फूड को ज़्यादा समय के लिए इंटेस्टाइन में रहना चाहिए ताकि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। तो इसीलिए क्या होता है इनके केस में, किन के केस में? हर्बीवोर्स के केस में लेंथ जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आप बात करते हैं कार्निवोर्स की, ये मीट ईटिंग एनिमल्स हैं, है ना, ये फ्लैश ईटिंग एनिमल्स है। और फ्लैश जो है बेसिकली मैं आपको बताऊं, इट इज़ ईजी टू डाइजेस्ट एज कंपेयर टू सेलुलोज। सेलुलोज को डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है, लेकिन मीट जो है उसको डाइजेस्ट करना आसान होता है। सो दैट इज़ वाई इनके केस में तो लॉन्गर होता है, मैंने बताया, लेकिन इनके केस में शॉर्टर होता है। मैं किन की बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ कार्निवोर्स की। कार्निवोर्स के केस में जो एनिमल्स हैं वो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं, और इस फूड को डाइजेस्ट करना इजी होता है। अभी हम बात कर रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। लार्जेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। इट इज़ अबाउट 6.5 मीटर इन लेंथ। इट इज़ नोन एज स्मॉल इंटेस्टाइन बिकॉज ऑफ हिज width, which is very narrow, and it is present in our belly in the form of coils. Okay, length of small intestine depends on the nature of the food of the consumer. If the consumer is herbivores, अगर herbivores है तो ये longer होगा, क्योंकि herbivores जो है वो ज़्यादातर सेलुलोज बेस्ड डाइट लेते हैं, जिसको डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए उनकी इंटेस्टाइन का लेंथ ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रेवल करे और प्रॉपरली डाइजेस्ट हो सके। और कार्निवोर्स जो है वो फ्लैश ईटिंग होते हैं, और फ्लैश जो होता है, मीट जो होता है, उसको डाइजेस्ट करना ईजी होता है। इसीलिए इनका स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इट इज़ स्मॉलर, शॉर्टर एज कंपेयर टू हर्बीवोर्स। तो चलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये है साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ व्हाट? कार्बोहाइड्रेट्स। यहां पर पूरी तरह से कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट हो जाते हैं, प्रोटीन्स, फैट्स, एटसेट्रा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इट इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो ये जो मेन कंस्टिट्यूएंट्स हैं फूड के, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचकर ये कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो लार्जेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का और बहुत नैरो है, इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। इसकी लेंथ जो है डिपेंड करती है किसके ऊपर? द नेचर ऑफ द फूड ऑफ द कंज्यूमर। इफ द कंज्यूमर इज हर्बीवोर्स, दैट मीन्स द food is actually cellulose based food,
या सेलुलोज बेस्ड डाइट है तो ये लॉन्गर होगी हर्बीवोर्स में, और कार्निवोर्स में शॉर्टर होगा, क्योंकि ये फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं और यहाँ पर डाइजेस्ट करना आसान होता है। और एक और बात, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, इट इज़ द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। लेकिन इसके अलावा मैं एक और चीज़ आपको बताऊं, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसमें इट रिसीव्स juices from liver से इसमें, फिर पैनक्रियाज और अपने जो है इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स वो तो होंगे ही, इंटेस्टाइन के अपने ग्लैंड्स हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हम इनको बोलते हैं, वो तो होंगे ही, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स जूसेस फ्रॉम लिवर, पैनक्रियाज एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, ओके। So small intestine, largest parts of alimentary canal, it is very narrow and it is present in belly in the form of coil, और लेंथ जो है डिपेंड करती है नेचर ऑफ फूड पर। अगर हर्बीवोर्स है तो लॉन्गर, कार्निवोर्स होगा शॉर्टर, मैंने बता दिया रीज़न क्या होगा। फिर इसके अलावा ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इट इज़ द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। और इसके अलावा मैंने आपको बताया इट रिसीव्स ज्यूसेस from different glands, liver, from pancreas and from intestinal glands too। यहाँ से इनको juices जो हैं वो मिलते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया ये स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में है, लेकिन अभी मैंने पूरी बात इसके बारे में बताई नहीं है, क्योंकि दो नए आपने टर्म्स पढ़े, लिवर और पैनक्रियाज। वैसे ये नए नहीं हैं, बहुत पुराने टर्म्स हैं, आपने बड़ी बार ये पढ़ा होगा इसके बारे में। ये पैनक्रियाज है, PANCREAS, ओके, लिवर और पैनक्रियाज, ये दो ग्लैंड्स हैं जिनसे जूसेस जो हैं वो किस में, स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं और फूड के साथ मिक्स हो जाते हैं। ये वही फूड है जो एसिडिक नेचर का है, स्टमक से ये आगे फॉरवर्ड किया गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है और लिवर और पैनक्रियाज से सिक्रीशंस जो हैं इसमें ऐड हो जाती हैं। इसके अलावा इंटेस्टाइनल ग्लैंड से भी सिक्रीशन आती हैं जो इसमें ऐड हो जाती हैं। तो लिवर का काम क्या है, लिवर के बारे में मैं आपको बता दूं, ये लार्जेस्ट ग्लैंड है। दिस इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, हमारे शरीर का ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, और एक जूस सिक्रीट करता है जिसको हम वी कॉल इट बाइल जूस, ठीक है। ये एक ग्रीनिश येलो लिक्विड है। किस तरह का लिक्विड है, एक ग्रीनिश येलो लिक्विड है, और इसको कहां पर, गॉल ब्लैडर में स्टोर किया जाता है। हमारा शरीर जो है इसको गॉल ब्लैडर में स्टोर करता है, ओके। सो लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, सिक्रीट्स बाइल जूस व्हिच इज ग्रीनिश येलो इन कलर, ग्रीनिश येलो लिक्विड है ये, एंड दिस फ्लूइड इट इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। जब एक्सेस में ये सिक्रेट होता है तो गॉल ब्लैडर में इसको स्टोर कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि ये काम आ सके बाद में। और मैं आपको बताऊं एक और चीज़, ये जो बाइल जूसेस होते हैं इनमें जो सॉल्ट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं बाइल सॉल्ट्स, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है और इनको बोलते हैं बाइल सॉल्ट्स। और ये बाइल सॉल्ट्स जो हैं इनका काम क्या होता है, बाइल सॉल्ट्स ब्रेक व्हाट द फैट्स को ब्रेक करने में ये हेल्प करते हैं। ये फैट्स को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं, बाइल जूस जो है वो फूड के ऊपर एक्ट करता है और फूड में मौजूद फैट्स पर एक्ट करता है एक्चुअली, और उन फैट्स को स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। और इस फिनोमेना को एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है और वो नाम है इमल्सिफिकेशन। तो हम इसको ऐसे भी बोलते हैं कि फैट्स को इमल्सिफाई करने में, फैट्स को और लिपिड्स को इमल्सिफाई करने में बाइल जो है वो हेल्प करता है। तो लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड है, बाइल जूस सिक्रीट करता है जो ग्रीनिश येलो लिक्विड है और गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। बाइल जूस में मौजूद सॉल्ट्स जो होते हैं दे ब्रेक फैट्स into smaller fat globules. This phenomena is known as emulsification, ठीक है। आप इस लाइन को इस तरह से भी बोल सकते हैं कि बाइल जूस जो है
वो फैट्स को, लिपिड्स को इमल्सिफाई करने में हेल्प करता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, वी कॉल इट इमल्सिफिकेशन। तो दूसरा जो है वो क्या है, वो है पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज जो है वो, उनके बारे में बता दूं, जैसे ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, ये सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। ओके, ये सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन टॉपिक में आपने एक टॉपिक पढ़ना है एंडोक्राइन सिस्टम का, तो एंडोक्राइन सिस्टम में ये बिगेस्ट ग्लैंड है। ओके, आपने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जो सिस्टम पढ़ा है एंडोक्राइन सिस्टम, उसमें ये बिगेस्ट ग्लैंड है, लेकिन ओवरऑल हमारी बॉडी का ये सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। लार्जेस्ट ग्लैंड लिवर है और सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड जो है वो पैनक्रिया है। तो इसका काम क्या होता है मैं आपको बता दूं। इसका काम होता है, जैसे बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय लिवर, ये पैनक्रियाटिक जूसेस सिक्रीट करते हैं। ओके, इनका काम होता है पैनक्रियाटिक जूसेस सिक्रीट करना। तो पैनक्रियाटिक जूसेस जो है ये बेसिकली क्या क्या होता है इसमें, देखिए, इसमें होता है एमाइलेज, पैनक्रियाटिक एमाइलेज बोलते हैं इसको। इसके अलावा इसमें होता है ट्रिप्सिन, और इसके अलावा इसमें होता है लाइपेज। ओके, तो पैनक्रियाटिक जूसेस जो है, पैनक्रियाटिक जूसेस जो हैं उसमें 3 मेजर एंजाइम्स हैं। एक है एमाइलेज, एक है ट्रिप्सिन और एक है लाइपेज। एमाइलेज, इसको पैनक्रियाटिक एमाइलेज कहते हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ठीक है, तो चलते हैं आगे। सबसे पहले हम एमाइलेज के बारे में बात कर लेते हैं। एमाइलेज, इट एक्ट्स ऑन स्टार्च। मैंने आपको ये शुरू में भी बताया था, आपको याद होगा। एमाइलेज का काम होता है, इट एक्ट्स ऑन स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट्स। ये स्टार्च पर और कार्बोहाइड्रेट्स पर एक्ट करता है। ठीक है, क्यों एक्ट करता है? टू चेंज इनटू डाइसैकेराइड्स और ट्राइसैकेराइड्स। ठीक है जी, ये क्या करता है? स्टार्च पर एक्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट्स पर एक्ट करता है, और उनको किस में कन्वर्ट कर देता है? डाइसैकेराइड्स में और ट्राइसैकेराइड्स में। ठीक है, और ये सैकेराइड्स जो हैं, जो डाइसैकेराइड्स और ट्राइसैकेराइड्स जो हैं, दे आर फर्दर चेंज्ड इनटू, ये सैकेराइड्स जो हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये सैकेराइड्स जो हैं चेंज इनटू ग्लूकोज। ओके, ये ग्लूकोज में चेंज हो जाते हैं। मैं दोबारा से आपको बता दूं, इसमें क्या होता है, पैनक्रियाज में मौजूद एमाइलेज जो हैं, दे एक्ट ऑन स्टार्च, ये स्टार्च के ऊपर काम करते हैं। दे एक्ट ऑन स्टार्च, एंड व्हेन दे एक्ट ऑन स्टार्च, दे चेंज these starch molecules and carbohydrate molecules to disaccharides and trisaccharides, and further these disaccharides and trisaccharides are changed into glucose। तो कहने का मतलब ये है कि स्टार्च जो है वो किस में चेंज होता है? सैकेराइड्स में। ओके, और सैकेराइड्स जो हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ग्लूकोज में। और ये काम किसका है? ये करने का काम किसका है? ये काम है एमाइलेज का। ये सारा काम जो है कौन करता है? ये एमाइलेज इतना काम जो है वो कर रहा है। ठीक है जी, मैं एक बार फिर से आपके लिए रिपीट कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। पैनक्रियाज सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम में ये बिगेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, पैनक्रियाटिक जूसेस जो है ये 3 तरह के एंजाइम से बनते हैं, 3 तरह के एंजाइम होते हैं इसमें, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। एमाइलेज का काम क्या है? एमाइलेज का काम है स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट्स पर एक्ट करना। स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट्स पर एक्ट करके वो उसको सैकेराइड्स में कन्वर्ट करते हैं, और जब वो सैकेराइड्स में कन्वर्ट हो जाता है तो वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? ग्लूकोज में। तो इस तरह से ये सारा फिनोमेना आगे की तरफ बढ़ता है। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? वी आर गोइंग टू स्टडी ट्रिप्सिन। पहले हमने बात की थी किसके बारे में? एमाइलेज के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं
ट्रिप्सिन के बारे में, ट्रिप्सिन जो है मैं इसके बारे में बता दूं, इसको प्रोटीनेज भी कहते हैं, वी कॉल इट प्रोटीनेज। हम इसको प्रोटीनेज के नाम से भी जानते हैं, वी कॉल इट प्रोटीनेज। ठीक है जी, हम इसको प्रोटीनेज भी कहते हैं, या एक और नाम से इसको हम जानते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स। तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, ट्रिप्सिन के बारे में। और ट्रिप्सिन जो है इसको प्रोटीनेज या प्रोटियोलिटिक एंजाइम के नाम से भी जानते हैं। इसका काम क्या होता है मैं आपको बता दूं। इसका काम होता है प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। ट्रिप्सिनोजन नाम का एक एंजाइम होता है, ठीक है, जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ये ट्रिप्सिनोजन एक एंजाइम होता है जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ओके, एक्टिव फॉर्म में ये किस में कन्वर्ट होता है, ट्रिप्सिन में। एक्टिव फॉर्म में हम इसको ट्रिप्सिन के नाम से, जैसे आपको याद होगा पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन से पेप्सिन हुआ था, ऐसे ही ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन बन रहा है। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट प्रोटीन। इसका काम होता है टू डाइजेस्ट, हेल्प्स टू डाइजेस्ट प्रोटीन। ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। कैसे, बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन्स टू पेप्टाइड्स। तो मैं रिपीट कर देता हूं, ट्रिप्सिन जिसको प्रोटीनेज या प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स कहते हैं, ये ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में होता है और एक्टिव फॉर्म में ये ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है किसको, प्रोटीन को। इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट प्रोटीन बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन्स टू पेप्टाइड्स। ये इसका काम है। तो ट्रिप्सिन जो है वो डाइजेस्ट करता है किसको, प्रोटीन्स को, और किस में चेंज कर देता है, पेप्टाइड्स में। ठीक है, तो चलते हैं आगे। इसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, लाइपेज के बारे में। हमने ट्रिप्सिन से पहले एमाइलेज की बात की थी। ट्रिप्सिन से पहले हमने पैनक्रियाटिक एमाइलेज पढ़ा, फिर ट्रिप्सिन पढ़ा, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं लाइपेज के बारे में। ठीक है, ये एंजाइम्स हैं, सबसे पहले एमाइलेज, ट्रिप्सिन, और अब लाइपेज। तो लाइपेज के बारे में बात करते हैं। ये सब पैनक्रियाटिक जूसेस में मौजूद हैं, पैनक्रियाटिक फ्लूइड में मौजूद हैं। लाइपेज जो है वो क्या करता है, एक्ट्स ऑन डाइटरी फैट्स एंड चेंज इट इनटू किस में, ग्लिसरॉल में एंड फैटी एसिड्स। तो लाइपेज जो है वो डाइटरी फैट्स पर एक्ट करता है और उसको ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और ये क्या है, ये बेसिकली दीज आर, हम बोल सकते हैं, आर स्मॉल एनर्जी मॉलिक्यूल्स। ये हैं स्मॉल एनर्जी मॉलिक्यूल्स। तो लाइपेज के बारे में बता रहा था। लाइपेज जो है इट एक्ट्स ऑन डाइटरी फैट्स एंड चेंजेस इट इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स व्हिच आर स्मॉल एनर्जी मॉलिक्यूल्स। ओके, तो आपने जितना भी ये चीज़ें पढ़ी हैं होंगी अभी एंजाइम्स के बारे में, जितना भी पढ़ा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जब एक्ट करते हैं फूड मॉलिक्यूल के ऊपर तो कॉम्प्लेक्स पार्ट्स जो हैं उसको सिंपलर पार्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं इंटेस्टाइनल जूसेस की। ओके, तो इंटेस्टाइनल जूसेस के बारे में मैं बता दूं, ये क्लियर पेल येलो सिक्रीशंस हैं। ओके,
इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स जो हैं उनके द्वारा प्रोड्यूस किया गया क्लियर पेल येलो सिक्रीशन, इसको हम कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस जो होता है ये बेसिकली पैनक्रियाटिक जूसेस ने जो फिनोमेना, जो प्रोसेस शुरू किया होता है, उसको ख़त्म करने में हेल्पफुल जो है वो कौन है, वो है इंटेस्टाइनल जूस। तो इंटेस्टाइनल जूस एक क्लियर पेल येलो सिक्रीशन है और इसका काम क्या होता है, इट कंप्लीट्स द प्रोसेस बिगन बाय पैनक्रियाटिक जूसेस। ठीक है ना, जो पैनक्रियाटिक जूसेस ने फंक्शन शुरू किया था, प्रोसेस शुरू किया था, उसको खत्म करने का काम होता है इंटेस्टाइनल जूसेस का। इसके अंदर जो इंटेस्टाइनल एंटेरोकाइनेज मौजूद होता है, नाम का एंजाइम मौजूद होता है। इंटेस्टाइनल जूसेस में इंटेस्टाइनल एंटेरोकाइनेज नाम से एक एंजाइम मौजूद होता है, जिसका काम क्या होता है, इट एक्टिवेट्स ट्रिप्सिनोजन। याद होगा मैंने आपको बताया था, उसको किस में एक्टिवेट कर देता है, ट्रिप्सिन में। ओके, तो इंटेस्टाइनल जूसेस क्लियर पेल येलो सिक्रीशंस हैं जो क्या करती हैं, पैनक्रियाटिक जूसेस ने जो काम शुरू किया होता है उसको खत्म करने में हेल्प करती हैं। और इंटेस्टाइनल एंटेरोकाइनेस नाम का एक एंजाइम जो है इसमें मौजूद होता है, जो ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है और उसको ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। और ट्रिप्सिन का काम क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ट्रिप्सिन एक्टिवेट्स अदर प्रोटीएज, कुछ और इस तरह के एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का काम जो होता है, एंजाइम्स एक्टिवेट करने का काम जो होता है वो किसका होता है, ट्रिप्सिन का होता है। एंड कैटलाइज रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं प्रोकोलिपेज टू कोलिपेज। मैं इसके बारे में आपको एक बार बता देता हूं। ट्रिप्सिन जो है वो एक्टिवेट करते हैं बाकी एंजाइम्स को, बाकी प्रोटीज एंजाइम्स को, मतलब जो प्रोटीन पर एक्ट करने वाले एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं। और इसके अलावा क्या करते हैं, ये कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं प्रोकोलिपेज रिएक्शंस में। प्रोकोलिपेज रिएक्शंस में ये एक्ट करते हैं और कोलिपेज में उनको कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। और कोलिपेज क्या होता है, कोलिपेज अलोंग विद बाइल नेसेसरी टू एनेबल लाइपेज फंक्शन। तो लाइपेज के बारे में आपने पढ़ा था, लाइपेज की फंक्शनिंग के लिए बाइल जूस का होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन सिर्फ बाइल जूस से काम नहीं चलता, कोलिपेज भी वहाँ पर होना चाहिए। कोलिपेज अलोंग विद बाइल इज necessary to enable lipase function। तो लाइपेज को फंक्शन करने में हेल्प करते हैं ये। तो मैं एक बार फिर से आपके लिए रिपीट कर देता हूं। ट्रिप्सिन जो है वो एक्टिवेट करते हैं बाकी प्रोटीज एंजाइम्स को, और इसके अलावा कैटलाइज करते हैं रिएक्शन प्रोकोलिपेज को और टू कोलिपेज। ओके, और कोलिपेज जो है मैं उसके बारे में आपको बता दूं, जैसे बाइल जो है वो ज़रूरी है लाइपेज के फंक्शन के लिए, वैसे ही कोलिपेज जो है वो भी फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कोलिपेज भी जो है लाइपेज के फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। शॉर्ट में आप ये बोल सकते हैं, इन शॉर्ट इंटेस्टाइनल जूस कंटेन्स अ नंबर ऑफ एंजाइम्स which are responsible for completion of digestion of complex carbohydrates into glucose, proteins into amino acids, and fats into fatty acids and glycerols. So I'm going to repeat this line again. In short, we can say that intestinal juices, which contain a number of enzymes responsible for completion of digestion of complex carbohydrates into glucose, proteins,
इनटू अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में और फैट्स को फैटी एसिड्स में, ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करने में इंटेस्टाइनल जूसेस में मौजूद एंजाइम्स जो हैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। तो आज आपने जो टॉपिक पढ़े बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। मैं एक बार आपके लिए रिपीट कर देता हूं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने सबसे पहले स्टमक के बारे में पढ़ा। स्टमक का फंक्शन आपने पूरा समझा और उसके बाद हमने पढ़ा स्टमक में क्या होता है फूड के साथ। स्टमक में फूड के साथ जो होता है उसके बाद हमने पढ़ा इंटेस्टाइन के बारे में, और इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ाते वक्त मैंने आपको लिवर के बारे में, पैनक्रियास के बारे में भी बताया। लिवर और पैनक्रियास के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो लिवर की सिक्रीशंस और पैनक्रियास में जो सिक्रीशन है उनके बारे में हमने डिस्कस किया। पर्टिकुलरली लिवर में हमने बाइल को बड़े डिटेल में डिस्कस किया और इमल्सिफिकेशन के बारे में हमने स्टडी किया, और पैनक्रियास में जब हमने स्टडी किया तो हमने अमाइलेज के बारे में, ट्रिप्सिन के बारे में, लाइपेज के बारे में स्टडी किया। इसके अलावा हमने इंटेस्टाइनल जूसेस के बारे में स्टडी किया और इंटेस्टाइनल जूसेस का इम्पॉर्टेंस क्या है वो हमने स्टडी किया। मैं आपके लिए फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। इंटेस्टाइनल जूसेस में जो इंटेस्टाइनल एंटेरोकाइनेज मौजूद है वो ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है ट्रिप्सिन में। ठीक है, ये हमने इसके बारे में पढ़ा, और इसी तरह के बहुत सारे हमने नई चीज़ें पढ़ी जो हमारे लिए बहुत यूज़फुल होने वाली हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा, लेकिन अभी भी न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स कंप्लीट नहीं हुआ है। इसका लास्ट लेक्चर जो है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में इसको कंक्लूड करूंगा और हम डिटेल में पढ़ेंगे। जितना ये सब पढ़ा है उसको हम एक बार पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, शुरू से माउथ में क्या हुआ फूड के साथ, फिर इसोफेगस में, फिर स्टमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में। वो हम अभी हमें उसके बारे में पढ़ना है। तो ये सब जो है हम डिटेल में लास्ट लेक्चर में कंक्लूड करेंगे। तो जो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स है वो आपने देखा हमने 3 लेक्चर्स में ये हमारा कवर हो रहा है, और ये तीनों लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप ध्यान से इनके बारे में पढ़िए। मैं आपको एक और बात बता दूं, मैं बार बार ये बात बताता हूं, हमारा एक और चैनल है मैथमेटिक्स विद BR शर्मा करके, आप उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, उसके वीडियोज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हमारी पहुंच बनाने के लिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट दे सकें। हमारी हेल्प कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और इस चैनल को विच इज़ फ्री फॉर एवरीवन एंड फॉर एवरी स्टूडेंट, इसकी पहुंच बनाने में हेल्प कीजिए। अपना ध्यान रखिए। गुड डे।